चलो बच्चे पार्टी स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लेट्स गो। तो कहने एक पेज डिलीट करके फिर चालू करते हैं, वरना वो फिर अटक जाता है पेज बीच में। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ स्टार्ट करें, सिंपल सिंपल चीजें। फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। या स्टार्टिंग अगर हम लोग करें, सबसे पहले आएगा अरिस्टोटल्स फैलेसी। अरिस्टोटल्स फैलेसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग उठा के देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अरिस्टोटल ने क्या बोला था? अरिस्टोटल ने बोला था कि फोर्स इज नीडेड फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि गलत था, दिस वाज रॉन्ग। फिर इसके बाद कौन आए थे? हमारे गैलीलियो आए थे। गैलीलियो ने दिया था इनर्शिया का कंसेप्ट, इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था कंसेप्ट। ठीक है, इसको न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ बना लिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ यही गैलीलियो का लॉ था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन until an external force is applied। ठीक है, या unless an external force is applied। लॉ ऑफ इनर्शिया ये देता है आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। इसके अलावा ये आपको क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है कि फोर्स होता क्या है। फोर्स इंडिपेंडेंट है, फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स कब लगता है। अगेन सिंपल सी बात है, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास होता है उतना इनर्शिया होता है। रेजिस्ट या इनर्शिया को आप बोल सकते हो रेजिस्ट टू चेंज, रेजिस्ट टू चेंज। ठीक है, और फर्क नहीं पड़ता स्पीड क्या हो, जितना अगर मास सेम है, अगर मास सेम है इसका मतलब उनका इनर्शिया सेम है। अगर उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी, अगर मास सेम है तो इनर्शिया सेम है। ये हम फर्स्ट लॉ के ऊपर रिलेटेड पूरी थियरी की बात करते हैं। सेकेंड लॉ जो होता है बेटा वो थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के ऊपर बात चलो पहले। इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कभी भी कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो रही है, इस तरफ स्पीड v से कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है, तो आपके पैर टच में रहेंगे, ठीक है, पर सर पीछे रह जाएगा। तो आप क्या करोगे? हमेशा पीछे की तरफ फॉल करोगे। इस केस में फॉल बैक। जब भी स्टार्ट करोगे इनर्शिया के कारण आपका क्या होगा? फॉल बैक होगा। और जब भी स्टॉप कर रहे होंगे, इधर v स्पीड से कट के 0 हो गई स्पीड जैसे ही, तो पैर जो है रेस्ट पे आ जाएंगे, पर आपका जो सर है वो रेस्ट पे नहीं आएगा। जैसे ब्रेक पड़ता है तो आप हमेशा फॉल फ्रंट करोगे। ये वाले सवाल बहुत आते हैं। अब वो घोड़े पे है, कार में है, बस में है, अगेन क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड लॉ पे हम लोग चलें। एनएलएम का सेकेंड लॉ जो होता है वो बताता है मैग्नीट्यूड, हाउ मच फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है। सेकेंड लॉ देता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ की बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, फोर्स का जो सबसे बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है dp बाई dt। p होता है मोमेंटम mv, जब रखोगे इसमें सॉल्व करोगे तो फोर्स निकल के आ जाएगा ma प्लस vdm बाई dt। नॉर्मली ये 0 हो जाता है अगर मास कांस्टेंट होता है तो जब मास कांस्टेंट होता है तब इक्वेशन आ जाती है फोर्स बराबर ma। ये क्वेश्चन सिर्फ तब आती है जब क्या होता है बेटा? मास कांस्टेंट होता है। कि मास कांस्टेंट नहीं होगा तो वेरिएबल मास क्या होता है हम पढ़ेंगे। पहले बात समझ में, बेसिक बेसिक चीजें, थियोरेटिकल चीजें होती है। मास कांस्टेंट है जो 99% क्वेश्चनों में होता है। ठीक है, अच्छा इसमें अगली चीज आती है ग्राफिकल क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। वो सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगेन वही सिंपल सी बात है। अच्छा एक और चीज देखो, तो चेंज इन मोमेंटम जिसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं वो क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम का इंटीग्रेशन, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। तो इम्पल्स को आप बोल सकते हो या चेंज इन मोमेंटम को फोर्स एवरेज इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट, ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं काफी ज्यादा। कैसे वो बन सकते हैं? सिंपल सवाल होते हैं। आपको अगर ग्राफ दे रखा है, अगर किसका? मैंने मोमेंटम और टाइम का, पीटी का, तो आप क्या करोगे? इसमें जो स्लोप होता है टेन थीटा वो हो जाएगा फोर्स डीपी बाई डी टी। और अगर आपको दे दिया फोर्स टाइम का ग्राफ,
तो फोर्स टाइम का ग्राफ का जो एरिया होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स के बराबर। ठीक है, अगेन याद रखना ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है और नीचे का एरिया नेगेटिव एरिया होता है, याद रखना। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें। फिर आते हैं थर्ड लॉ के क्वेश्चंस। थर्ड लॉ वाले क्वेश्चंस आते हैं। एनएलएम का थर्ड लॉ, एक्शन हैज इक्वल अपॉन, इसको एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ होता है ये बताता है क्रिएशन ऑफ फोर्स, कैसे फोर्स क्रिएट हुआ, क्रिएशन ऑफ फोर्स कैसे फोर्स लगता है। एंड एक्शन रिएक्शन में कोई अपना कॉज डिपेंडेंस रिलेशन नहीं होता, नो कॉज डिपेंडेंट, नो कॉज डिपेंडेंस रिलेशन। ये दोनों एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो फंसते हैं बेटा। हमेशा याद रखना ये ए है और बी है, अगर दो चीजें हैं तो ये ए का फोर्स बी पे लगेगा और बी का फोर्स ए पे लगेगा। एक्शन रिएक्शन कैन नॉट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, एक्शन रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते कभी भी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अपना फोर्स आप खुद पे नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ, कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ। मतलब आप अगर चल रहे हो तो आप जमीन को धक्का दे रहे हो, जमीन आपको आगे धक्का दे रही है, तो आप चल पा रहे हो आपके दम के कारण नहीं, जमीन को आपने पीछे धक्का मारा, जमीन ने आपको आगे धक्का मारा, तो आप चल पा रहे हो, तो जमीन आपको आगे धक्का मार रही है इसलिए चल पा रहे हो। आप हमेशा रिएक्शन के कारण चलते हो, जमीन के, खुद के कारण नहीं चलते हमेशा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही वाले बनते हैं इसमें थियोरेटिकल। अगले टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बॉल वॉल वाले क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मोमेंटम वाले चैप्टर में से हमने देख लिए डिटेल में, एक बार हल्का सा टच कर लें। अगर स्पीड v से आया और यहाँ स्टॉप हो गया तो जो फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम mv अपॉन में टाइम हो जाएगा। अगर v स्पीड से आया और टक्कर आके वापस v स्पीड से ही चला गया तो जो फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम 2mv अपॉन में टाइम हो जाता है। ठीक है, अगर थीटा एंगल पे आ रहा है, लेटर से यहाँ v आ रहा है थीटा एंगल पे और फिर यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, गिर पड़ा, तो फोर्स हो जाएगा v का इधर कॉस थीटा, mv कॉस थीटा बाई टी। और अगर v स्पीड से आया, टक्कर हुई थीटा और वापस थीटा पे निकल गया v स्पीड से ही, तो चेंज फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम 2mv कॉस थीटा अपॉन में टाइम। अगर बॉल वाले क्वेश्चन आए तो इस तरीके से यू कैन अप्रोच दोस क्वेश्चंस। सिंपल सवाल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, इजीली अप्रोचेबल हो जाते हैं। इसको ब्लू कर देते हैं, इनको ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे चीजें, है ना। ओके लेट्स गो। ये पहला टाइप के सवाल बनते हैं। चलो अगले टाइप पे फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, टेंशन और नॉर्मल वाले। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं टेंशन नॉर्मल वाले कि अगर मास m है तो टेंशन हो जाएगी mg। ठीक है, अगर मास है m1 और m2 तो डायरेक्ट इसमें टेंशन हो जाएगी m2g, और जो ऊपर वाला है इसने दोनों को उठा रखा है तो इसमें टेंशन हो जाएगी m1 प्लस m2g एंड सो ऑन। सेम नॉर्मल में बनते हैं, यहाँ मास m1 है तो यहाँ पर जो नॉर्मल आएगा वह आ जाएगा m1g। और अगर ऐसा ही दो मास है, नीचे m2 है ऊपर m1 है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है इसने सिर्फ m1 को उठाया है m1g, पर इसके ऊपर दोनों का बाहर है, कंधे पे बैठा है इसके, तो यहाँ नॉर्मल जो आएगा वो हो जाएगा m1। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इधर, हल्का सा शिफ्ट, हल्का सा तुम भी शिफ्ट, हल्का सा तुम्हें भी शिफ्ट, m1 प्लस m2g। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस जो हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पुश एंड पुल में अगर हम घुसे चीज़ों को लेते हुए, या पुश एंड पुल के पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लेन पे से डिवाइड करते हैं, उसके पहले सूडो फोर्स थोड़ा देख लेते हैं। चलो फिर बात करें सूडो फोर्स वाले क्वेश्चन की, तो अगर ऊपर एक्सेलरेशन ए है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है जी प्लस ए, नीचे एक्सेलरेशन ए है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है जी माइनस ए। तो अगर कोई बंदर वगैरह है रस्सी पर है,
ठीक है, ऊपर अगर एक्सेलरेशन ए हो रहा है तो टेंशन आ जाती है m ऑफ g प्लस ए। और अगर वही सेम चीज, वही बंदर अगर सेम रस्सी पे नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन ए से, तो टेंशन आ जाती है एम जी माइनस ए। सेम होता है लिफ्ट के अंदर भी। अगर लिफ्ट के अंदर कोई बंदा है ऊपर जा रहा है तो उसका नॉर्मल आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए है तो नॉर्मल आ जाएगा एम जी प्लस ए। और लिफ्ट में नीचे जा रहा है अगर एक्सेलरेशन है, अगर देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एक्सेलरेशन होना चाहिए, नॉर्मल आ जाएगा एम जी माइनस ए। और जो होता है नॉर्मल, नॉर्मल ही वेट के बराबर होता है। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल, मेजर्स नॉर्मल फोर्स। वेट नहीं नापती, हमेशा नॉर्मल फोर्स नापती है। अगली बात, अगर वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट, वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑन नेट फोर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा आगे चले, अगर हम लोग अगला केस लें, ये वाला, एक वेज है थीटा एंगल पर, इस पे मास m है। अगर ये इधर एक्सेलरेशन ए, नॉर्मल अगर हम बात करें, इसके पहले नॉर्मल केस देखें। अगर ऐसा कुछ है, वेज है थीटा एंगल पर, यहाँ पे है मेरा मास m यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो किस तरीके से कंपोनेंट होते हैं, हमेशा अलोंग द प्लेन g का साइन थीटा लगता है जो एक्सेलरेशन हो जाता है, और हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन g का कॉस थीटा लगता है। पर इसी केस में अगर क्या हो जाए, मैंने एक्सेलरेशन ए भी कर दिया, अगर इसी केस में मैंने एक्सेलरेशन ए भी कर दिया, ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ए भी दे दिया मैंने, तो इसके कारण सूडो फोर्स पीछे एम ए लग जाएगा। सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मास इंटू एक्सेलरेशन पड़ा के, तो ऊपर कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर हम बात करें इस केस में, इधर लग रहा है एम ए, नीचे लगेगा एम जी। कंपोनेंट्स करें तो इधर लगेगा नॉर्मल परपेंडिकुलर में। हम अगर इसमें बात करें नो स्लिप वाले केस की, नो स्लिप, अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो ए बराबर आ जाता है जी टेन थीटा। अगर ए ज्यादा है इससे जी टेन थीटा से तो स्लिप अप हो जाएगा, और अगर ए की वैल्यू छोटी है जी टेन थीटा से तो स्लिप डाउन कर जाएगा, नीचे गिर जाएगी चीजें। अगर ए बराबर जी टेन थीटा है तो नॉर्मल सॉल्व करके एम जी का कॉस थीटा निकल के आ जाता है। ठीक है, क्लियर, सिंपल सिंपल सी बात है। जी इफेक्टिव की वैल्यू इसमें अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होती है। नॉर्मल को आप एम अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर भी लिख सकते हो। एम जी कॉस थीटा नहीं, एम जी सेक थीटा होता है, सॉरी। हाँ, इस वाले में नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस थीटा निकल के आ जाता है सिंपल सुपर केसेस में। इसी के साथ सेम केस होता है, ट्रॉली के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रॉली के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, सेम केस बनता है। एक्सेलरेशन आगे ए है तो पेंडुलम इधर पीछे की तरफ हो जाएगा। अगेन वही सेम केस बनेगा, देखो नीचे लगेगा एम जी और पीछे लगेगा हमारा एम ए। सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और यहां टेंशन लग जाएगी टी। देखो सेम टू सेम बन रहा है, देखो पीछे इधर टेंशन टी, ये एंगल थीटा है, सेम चीज हो जाती है। टेन थीटा या जी ए बराबर जी टेन थीटा, टेंशन बराबर एम जी का सेक थीटा, या टेंशन बराबर एम अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, सेम चीजें निकल के आती है। जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं। अच्छा, एक स्पेशल क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है बलून वाला क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। तो एक बलून होता है, बलून का अगेन इस पे पी वाई क्यू आए दो बार। अगर बैलून है, इसका मास है एम, ऊपर इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है बॉयंसी का, लग रहा होगा, हमको मतलब नहीं है। अभी बलून जो है इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, बाद में ही इस बलून जो है इसमें से मैंने कुछ मास हटा दिया, बलून में से मैंने कुछ माइनस एक्स कर दिया मास, तो बलून का मास m माइनस एक्स हो गया। अब फोर्स ऊपर ज्यादा हो गया, अब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो अगेन फोर्स की वैल्यू इसमें निकालें, नीचे एक्सेलरेशन ए है एम जी माइनस है, फोर्स के लिए निकाले, ऊपर एक्सेलरेशन है पर मास कम हो गया एम माइनस एक्स जी प्लस है। जब इनको पूरा सॉल्व करते हैं निकालने के लिए कितना एक्स मास हटाया, तो वो 2 गामा आ जाता है, 2 सारे गामा, 2
मागा 2 ma अपॉन में g प्लस ए, इतना मास रिमूव करना होता है। अगेन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं सूडो फोर्स के अंदर बेटा, इतने ही क्वेश्चन सूडो फोर्स के अंदर बनते हैं। सारे क्वेश्चन सूडो फोर्स के हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए, ऑल क्वेश्चंस कंप्लीटेड। इससे तो क्वेश्चंस बनते ही नहीं है सूडो फोर्स के अंदर, ठीक है। चलो इतना हो गया, यही क्वेश्चन सारे सूडो फोर्स के क्वेश्चन कवर्ड अप है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर, तो अगले सवाल बनते हैं पुश एंड पुल वाले, पुश पुल वाले सवाल। सिंपल क्वेश्चन बेसिस होता है इसका। यहाँ टेंशन, अगर मैं मास m1 है, यहाँ मास m2 है, अगर मैं फोर्स F से खींचता हूँ, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकल जाता है फोर्स अपॉन में टोटल मास से m1 प्लस m2 से। टेंशन निकालते हैं हम लोग मास पुल्ड अपॉन मास टोटल इनटू F से। तो इस टेंशन ने कितना मास खींचा, m2 को खींचा, m2F अपॉन में m1 प्लस m2। अगेन सिंगल डायरेक्शन फोर्स तक ही वैलिड होता है, दोनों तरफ फोर्स लगा दिए तो ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं इस टाइप से कि m1 और m2 है और फोर्स F ने धक्का मार दिया, सेम क्वेश्चन, एक्सेलरेशन हो जाता है F अपॉन में m1 प्लस m2, और जो नॉर्मल निकल आ जाएगा वो ये यहाँ पे नॉर्मल इसको धक्का मार रहा है, मास पुश्ड अपॉन मास टोटल इनटू F, m2F अपॉन में m1 प्लस m2 निकल जाती है। सिंपल सिंपल चीज है, कितना धक्का मारा अपॉन में, उस तरीके से। ये डायरेक्ट सबसे सिंपल बेसिक लेवल के सवाल होते हैं इसके अंदर। लेकिन दो अलग अलग सवाल, दो अलग अलग कलर, इसका ब्लू इसका ग्रीन ले लेते हैं। मैं ये तरीका प्रिफर नहीं करता क्योंकि ये तरीका सिर्फ वैलिड है जब एक तरफ फोर्स लगाया है। जैसे लेटेस्ट से अपना तरीका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, इसको मैं बोलता हूँ भंडारा मेथड सवाल सॉल्व करने का। उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, लेटेस्ट से यहाँ पर है कुछ मास 10 किलो, मास 5 किलो, मास 10 किलो, फिर से ले लेते हैं। इधर फोर्स लगा मेरा लेट से 350 न्यूटन का, इधर मैंने पीछे फोर्स लगाया फोर्स ऑफ लेट से 100 न्यूटन का। अब ये वाले फॉर्मूलेज यहाँ वैलिड नहीं होंगे, हमारा भंडारा मेथड लेकिन ऑलवेज वैलिड होगा। एक्सेलरेशन निकालो फोर्स नेट अपॉन में मास टोटल से, नेट फोर्स कितना हो रहा है 350 माइनस इधर लगा 100 अपॉन टोटल मास 25, ये जाएगा 250 अपॉन में 25 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मैं इसको बोलूंगा 10 न्यूटन पर केजी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि 1 न्यूटन पे 10 किलो का फोर्स लग रहा है। पता है 1 न्यूटन को चलाने के लिए मुझे 10 किलो का फोर्स देना पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर मुझे 10 न्यूटन को चलाना है तो यार डिफरेंस ऑफ फोर्स जो है 1 का 10 तो 10 का 100 न्यूटन लगेगा, 1 किलो का 10 तो 5 किलो का 50 न्यूटन। ये डेल्टा है फोर्स का, इतना डिफरेंस फोर्स का लगना चाहिए। 1 किलो का 10 तो 10 किलो का 100 न्यूटन लगना चाहिए। दिस इज डेल्टा फोर्स। यहाँ पे जो नेट फोर्स है सब्ट्रैक्शन होकर टेंशन वेंशन वो इतना आना चाहिए। तो छोटे साइड से स्टार्ट करो, 100 है, 100 का डिफरेंस है तो यहाँ टेंशन कितनी होनी चाहिए 250 न्यूटन होनी चाहिए। ऐड कर दो 250 या 50 जोड़ो, यहाँ टेंशन होनी चाहिए 300 न्यूटन, उसमें नॉर्मल जोड़ो ये होना चाहिए 350 न्यूटन। ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत स्पीडली वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इजीली प्रॉब्लम नहीं आती, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आया बेटा समझ में। अगर इंक्लाइन पर है कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, इंक्लाइन है अगर, कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन थीटा पर है और अगर लेट्स से m1 है m2 है फोर्स F है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, इन एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो निकालना पड़ेगा ना अपने को, फोर्स माइनस m1 प्लस m2 का g cos थीटा g साइन थीटा अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 से। पर टेंशन में, टेंशन या नॉर्मल में नो अफेक्ट ऑफ इंक्लाइन, नो अफेक्ट ऑफ इंक्लाइन, टेंशन सेम ही आ जाती है। टेंशन जो होगी, इसको 2 को इधर रख दो, 1 को इधर ले जाओ, वो सेम आ जाएगी m2F अपॉन में m1 प्लस m2। तो टेंशन आप इंक्लाइन को इग्नोर करके सीधा मान के निकाल सकते हो, सेम टेंशन आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंक्लाइन पे, है ना। टेंशन में या नॉर्मल में अफेक्ट नहीं होता इंक्लाइन का। एक और छोटी सी चीज है,
फ्री फॉल के टाइम पे जो टेंशन है या नॉर्मल है दोनों जीरो हो जाता है। ऐसे अगर मैंने बोला ऐसा दो फ्री फॉल कर रहे हैं, टेंशन जीरो हो जाएगी, या एक के सर के ऊपर दूसरा चिपक के फ्री फॉल कर रहा है, नॉर्मल इनके बीच में जीरो हो जाएगा। इनफैक्ट इंक्लाइन पर भी अगर दो चीजें और कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो भी इनमें टेंशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, इनमें टेंशन जीरो हो जाती है। तो हमने सारे के सारे पुश एंड पुल वाले केसेस देख लिए बेटा। बताओ क्लियर है? बताओ। चलिए अब हम चलेंगे एटवुड मशीन वाले क्वेश्चनों पे। एटवुड वाले क्वेश्चनों पे उसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन कैसे फर्क डालता है चीजों पे वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन की हम बात करें तो सिंपल उसमें गेम होता है। पहले तो टेंशन को किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं वो समझो। टेंशन का डिवीजन कैसे होता है, टेंशन कैसे डिवाइड होती है। थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया ये, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। हाँ अब सीधा हो गया। देखो टेंशन सेम स्ट्रिंग में सेम होती है, तो अगर यहाँ पे मैंने बोला टेंशन टी है, यहाँ भी टी होगी, यहाँ पे हो जाएगी डबल टेंशन 2T, तो इस पूरी रस्सी में 2T चलेगी, ऊपर वाली रस्सी में 4T हो जाएगी। फिर यहाँ 2T है तो इन दोनों रस्सियों में हमेशा TT होना चाहिए, यहाँ पर फिर T/2 हो जाएगा, एंड सेम इधर भी चलेगा। तो टेंशन हमेशा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह की, तो हमेशा ऐसा होता है दो, अगर लेट से नीचे है ऊपर x चला, यहाँ y चला, ऊपर चला z बीच वाला, तो z होता है हमेशा x + y/2। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का। टेंशन डिस्ट्रीब्यूट अलग तरीके से होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट अलग तरीके से होते हैं। अगर अगला सवाल हम लोग बात करें कंस्ट्रेंट के अंदर, तो वो ऐसा सवाल आता है कि यहाँ पे अगर लेट से टेंशन है t, और कहीं अगर दूर गया यहाँ टेंशन है n टाइम्स ऑफ t, तो अगर इसका एक्सेलरेशन है a, तो दूसरे का एक्सेलरेशन a/n होना चाहिए। सर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, देखो इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। लेटर से मैंने बोला यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास है m, यहाँ पे गया 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 ऐसे जाकर ऊपर टच कर दिया मैंने। यहाँ पे 3 रस्सियाँ जुड़ रखी है और यहाँ दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। देखो अब इसमें हम बात करेंगे क्या, यहाँ टेंशन है t, इस पूरी रस्सी में टेंशन t चलेगी, यहाँ टेंशन t है। अब जो रस्सियां बीच में आ जाएगी इन सब में टेंशन डबल हो जाती है, 2T 2T 2T। तो ये छोटा डब्बा जो है इस पे टेंशन T लग रही है, और ये जो बड़ा डब्बा है मास का, इस पे ऊपर टोटल टेंशन 6T लग रही है। तो अगर मैं बोलूंगा इसका एक्सेलरेशन ऊपर है a, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होना चाहिए a/6, इस तरीके से। या सेम क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आते हैं, ये सेम क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ जाते हैं कि लेटर से एक डब्बा है, दूसरा डब्बा है, इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड ले लो u। अब इसमें ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों v और u, यहाँ पे रस्सी पुली 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 ऐसे 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 जुड़े हैं। अब आप देखोगे नेट में बात करोगे इस आगे वाले डब्बे की, तो इस डब्बे पे लगेगी, देखो इस रस्सी में टेंशन T है, ये बीच से निकला है, इनमें इनमें 2T हो जाएगी 2T। तो यहाँ पे इस तरफ खींचेगा 4T से, और दूसरा डब्बा है ये वाला, इसमें इधर खींचेगा 2T 2T T 5T से, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड है v, तो इसकी स्पीड u हो जाएगी, इसका उल्टा यहाँ पे 4/5 टाइम्स हुआ, 5/4 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। दैट इज सिंपल सी बात। यहाँ टेंशन हुई है 4/5, हो जाएगा 5/4 टाइम्स ऑफ v, खत्म, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। ये आता है कंस्टेंट का एक और केस, लास्ट केस ऑफ कंस्टेंट होता है, नहीं एक दो केसेस बचे। एक तो वेज वाला केस है कि अगर थीटा एंगल पर ये है और यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि नीचे ये सिर्फ नीचे स्ट्रेट गिर सकता है, तो अगर ये u से आता है तो उसकी स्पीड इधर v हो जाती है u/cot थीटा, ये u cot थीटा इसकी स्पीड हो जाती है, u cot थीटा इसकी स्पीड हो जाती है। और सेम होता है इस वाले केस में, अगर यहाँ पर कोई रॉड गिर रही है
रॉड फॉल कर रही है, अगर इधर स्पीड है u, एंगल है थीटा, तो यहाँ जो इसकी स्पीड v है वो हो जाएगी u cot थीटा। लास्ट केस आ जाता है इसके अंदर थ्रेड के वाला, स्पीड अलोंग थ्रेड सेम होती है, स्पीड अलोंग थ्रेड इज सेम, क्योंकि रस्सी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर कोई रस्सी ऐसे कुछ जाकर ऐसे कुछ जा रहा है, इसकी स्पीड इधर v1 है, इसकी स्पीड v2 है, एंगल थीटा 2, एंगल यहाँ से थीटा 1, इसके अलोंग स्पीड जो होगी हमेशा सेम होगी कि भैया v1 का cos थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 का cos थीटा 2, बराबर होना चाहिए x, क्योंकि v2 ये स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए, रस्सी के अलोंग स्पीड अलग नहीं हो सकती। ये सारे सवाल हो गए कंस्ट्रेंट मोशन के जो बन सकते हैं, ठीक है। इस केस में एक ये वाला सवाल बड़ा फेमस होता है, एक बड़ा फेमस सवाल कर लेते हैं हम लोग। ये वाला सवाल आता है कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, ऐसा है, बोलो ये एंगल थीटा पर है दोनों साइड से, इसकी स्पीड है u, तो इन दोनों की स्पीड हो जाएगी u का cos थीटा, क्योंकि इसका स्पीड का कंपोनेंट u cos थीटा, u cos थीटा। रस्सी के अलोंग स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए, डिफरेंट स्पीड अलाउड नहीं होती है, सिंपल सी बातें होती है। अगला कंसेप्ट जो इसमें बनता है वो बनता है एटवुड मशीन का, जिसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। एटवुड मशीन के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सिंपल से होते हैं बेटा एटवुड मशीन के। अगर पहले सिंपल सवाल देखें, अगर हम लोग m1 और m2, तो टेंशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन जो निकल के आता है वो निकल के आता है m2 माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। सिंपल सवाल होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए मशीन, यहाँ m1 है और यहाँ पर वर्टिकल है m2 हो जाए, तो नीचे से इधर फोर्स लग रहा है, ये नहीं रोक रहा, टेंशन हो जाती है, 2 हट जाता है, m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन आ जाता है, सिर्फ m2g नीचे खींच रहा है, m2g अपॉन में m1 प्लस m2। सिंपल वैल्यूज होती है, ठीक है। और सवाल इसके अंदर हम देखें अच्छे जो बनते हैं, कॉमन वाले सवाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंपल वियर्ड केस देखें, ये वाला केस सबसे डिफिकल्ट केस जो बनता है, दोनों तरफ एंगल थीटा 1 है, थीटा 2 है, यहाँ मास है m1 पुली के एक साइड, दूसरी तरफ पुली के मास है m2। टेंशन का सबसे रॉ फॉर्मूला m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2g, और ये थीटा आ गया तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इससे ये दोनों फॉर्मूले डिराइव भी हो जाते हैं। देखो जब भी स्ट्रेट होगा साइन 91 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, हॉरिजॉन्टल में ये 0 और ये 91, तो 0 प्लस 1 1 आ गया यहाँ पे। एक्सेलरेशन हमेशा इधर हमेशा साइन थीटा कंपोनेंट लगेगा, m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 अपॉन में m टोटल मास m1 प्लस m2। क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछने होते कभी कभी, तो ऐसे पूछ लेते हैं, यहाँ m1 है, यहाँ बीच में m2 लगा दिया, और इधर कुछ मैंने m3 लगा दिया, इधर m2 लगा दिया, बीच वाले मास को सिर्फ m लिख देते हैं, ऐसा कुछ इसमें सवाल पूछ लेते हैं। तो यहाँ दोनों टेंशन अलग आ जाएगी, यहाँ टेंशन T1 हो जाएगी, यहाँ टेंशन T2 हो जाएगी। एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, नेट फोर्स इधर m2g माइनस इधर m1g अपॉन टोटल मास में बस ये फर्क है, m1 प्लस m2 प्लस mb आ जाएगा। अब इस पर टेंशन कैसे निकालते हैं बेटा, सूडो फोर्स के कंसेप्ट से डायरेक्ट निकल जाती है। T1 लेट अस से ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन a से ज़्यादा है, ये ऊपर जा रहा है a से, ऊपर एक्सेलरेशन है तो टेंशन आ जाएगी m g माइनस है, यहाँ टेंशन T2 आ जाएगा m नीचे, सॉरी ऊपर एक्सेलरेशन है तो g प्लस है, नीचे आ जाएगा तो m2 g माइनस है। ये अपने पुली वाले क्वेश्चन सारे के सारे इससे सॉल्व हो जाते हैं इजीली, ठीक है। ये एटवुड मशीन के सारे केसेस हो जाते हैं। और केसेस भी एटवुड मशीन के बना सकते हैं, जैसे तो और केसेस कैसे बना सकते हो एटवुड मशीन के, लेटर से आप अब इन्हीं के वेरिएशंस होते हैं। जैसे मैंने बोला एक ऐसा कर दो एटवुड मशीन को, एक तरफ थीटा एक तरफ वर्टिकल है, तो एक तरफ साइन 91 हो गया, तो टेंशन क्या जाएगी, अगेन रटना मत, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2g 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इधर m2 है
इधर m1 है, इधर लगेगा फोर्स m2g साइन थीटा माइनस इधर लगेगा m1g अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। और सवाल अगर मुझे बनाना ही है तो एक ऐसा बना सकता हूं मैं, या तो कि लेट अस से हॉरिजॉन्टल है और स्लोप पर ले लो, थीटा एंगल है, एक हॉरिजॉन्टल कर दिया, एक को ऐसे स्लोप पे ले लिया, m2 और m1। टेंशन एक तरफ जीरो हो जाएगी, साइन थीटा जीरो, साइन जीरो जीरो, तो टेंशन आ जाएगी m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2g साइन थीटा। एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स, सिर्फ m2g साइन थीटा लग रहा है फोर्स, क्योंकि ये तो लगा नहीं रहा इस तरफ कुछ भी, अपॉन में m1 प्लस m2। तो आप ये इजीली फॉर्मूलेज बना सकते हो। ये बेस फॉर्मूला होता है, इसी से ये, इसी से ये, इसी से ये, इसी से ये, सब इसी से कैलकुलेट होके बनती है चीजें। सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनते हैं, ये बेस फॉर्मूला है। जब भी ऐसा दिखेगा आप में, ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो थीटा 90 हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, और जब भी हॉरिजॉन्टल है थीटा 0, साइन 0 0 हो जाता है। ऐसे सॉल्व हो जाते हैं सारे सवाल, सब इसी से कैलकुलेट होके बनती है चीजें, ठीक है। ऑल फॉर्मूलाज आर मेड यूजिंग दिस वन ओनली, ठीक है। तो ये इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे इसमें, ठीक है बेटा। लास्ट टॉपिक है एनएलएम के अंदर वेरिएबल मास का। वेरिएबल मास में 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। वेरिएबल मास का फोर्स हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो इग्नोर कर दिया था, वो क्या होता है, वी डी एम बाई डी टी फोर्स होता है वेरिएबल मास का, ठीक है। वी डी एम बाई डी टी फोर्स होता है वेरिएबल मास का, ठीक है। इस डी एम बाई डी टी को म्यू से भी लिख देते हैं बहुत बार, तो वी म्यू कर देते हैं उसको, ठीक है। इसे अब इसमें थोड़ी सी सिंपल चीजें कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। डी एम बाई डी टी को हम सॉल्व करेंगे, जैसे मास को आप क्या रख सकते हो, तो लैम्डा इंटू लेंथ रख सकते हो, लैम्डा एक्स, या मास को आप रख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हो, दो तरीके से रख सकते हो। इन दोनों को रख के डी एम बाई डी टी अगर मैं कराऊंगा तो लैम्डा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, और इसको होगा तो ये आ जाएगा रो ए वेलोसिटी, अगर सॉल्व करो डेंसिटी के टर्म्स में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक तो रो लैम्डा वी स्क्वायर या रो ए वी स्क्वायर। ये हमारे नॉर्मल फॉर्म सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो वेरिएबल मास में यूज में आते हैं। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो सवाल होते हैं 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो पहला सवाल आता है पाइप वाले सवाल। पाइप है जिससे हम लोग पानी बाहर फेंक रहे हैं, इसमें हमको डेंसिटी दे रखी होती है, तो फोर्स हम लोग लगाते हैं रो ए वी स्क्वायर। अच्छा, इसे पावर कभी पूछ ली, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो रो ए वी क्यूब हो जाएगी इसकी पावर। कभी पूछ ली पावर अगर क्या होती है तो, है ना, पावर की पावर निकल के आ जाती है। सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन आता है, एक आता है गन वाला क्वेश्चन, कि अगर एक ऊपर प्लेट है जिसका मास है बड़ा एम और छोटे एम बुलेट का मास है, और उसको मैं मार मार के बुलेट्स ऊपर कर रहा हूँ, हर सेकेंड में मैं एन बुलेट्स मारता हूँ, तो मेरा फोर्स वेरिएबल मास का फोर्स जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, इस एन एम अपॉन टाइम डी एम बाई डी टी इंटू इसकी स्पीड बुलेट की वेलोसिटी। नॉर्मली एन बाई रेट जो पूछते रहते हैं इसमें, रेट कितनी होगी बुलेट्स की, तो वो एन बाई टी निकालना होता है, सॉल्व करके निकल जाती है एन बाई टी की वैल्यूज। तो नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक और क्वेश्चन फिर इसके अंदर था चेन वाला क्वेश्चन। चेन ऐसे ऐसे गिर रही है नीचे, थोड़ी बहुत नीचे पड़ी है जमीन पे, तो पूरे टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन टेबल पूछते हैं। तो फोर्स ऑन टेबल दो से आता है, एक तो फोर्स जो स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे इस करंट से टचक से, और एक जो टेबल पे ऑलरेडी पड़ा है इसका ये फोर्स वेट के कारण, ठीक है। फोर्स जो टेबल पे निकालेंगे नेट में वो क्या आ जाएगा, ये स्ट्राइक का तो वेरिएबल मास है लैम्डा वी स्क्वायर हो जाएगा ये वाला फोर्स, और वेट जो हो जाएगा लेट अस से ये एक्स जमीन पे पड़ा हुआ है, एक्स जमीन पे पड़ा हुआ है, तो वो एम जी हो जाएगा लैम्डा एक्स इंटू जी, ठीक है, लैम्डा एक्स इंटू जी। अच्छा, v की वैल्यू अंडर रूट 2gh होती है हमको पता है, तो इसको अगर आप रखोगे 2gh, लेंथ जो x है, x नीचे गिर गया है तभी x यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रखोगे तो 3 टोटल फोर्स 3 लैम्डा एक्स जी हो जाएगा, या 3 mg बाय लेंथ, हाँ 3 mg बाय एल, 3 mg x बाय एल, हाँ लैम्डा को मास अपॉन में लेंथ रख दोगे आखिरी में,
ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं वेरिएबल मास के, एक्सेप्ट रॉकेट वाले क्वेश्चंस। रॉकेट वाले रह गए, मेरे को लग रहा था कुछ चीज बची है, रॉकेट रह गया। रॉकेट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट है रॉकेट वाले क्वेश्चंस। रॉकेट में क्या होता है बेटा, दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर रॉकेट ऊपर उड़ रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो फोर्स हो जाएगा एम जी प्लस ए। फोर्स क्या हो जाए, फोर्स कितना होता है, वी डी एम बाई डी टी, इस एम जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। तो ये ऊपर उड़ जाएगा रॉकेट। अगर एक्सेलरेशन जस्ट उड़ा है या हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें सिर्फ इसको क्या करना है, एक्स या जस्ट, अब या मैंने बोला जस्ट फ्लाइट के लिए मिनिमम फोर्स जो चाहिए, तो ए को 0 कर दो, सिंपल सी बात है। तो उसमें ए 0 हो जाएगा, वी डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी, सिंपल सी बात। ये सारे क्वेश्चन हमारे इसके बन जाते हैं, केसेस के। ये होता है वेरिएबल मास का। ठीक है बेटा, इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। अच्छा, और इसमें मास जो है टाइम के साथ में कम होता है ना, क्योंकि अगेन कम हो रहा है टाइम के, क्योंकि नीचे फ्यूल उड़ रहा है। ये सारे क्वेश्चन हो गए वेरिएबल मास के। ठीक है बेटा, ये हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए। स्प्रिंग बच गया है, एक स्प्रिंग रह गया है, स्प्रिंग के क्वेश्चन रह गए, स्प्रिंग रह गया है। स्प्रिंग में अगर सीरीज में स्प्रिंग है K1 K2, तो K इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 अपॉन में K इफेक्टिव 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, या इस केस में K इफेक्टिव डायरेक्ट लिख दोगे K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। और जब पैरेलल में होती है स्प्रिंग्स K1 और K2, तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, K इफेक्टिव हो जाता है K1 प्लस K2। याद रखना, अगर अपोजिट साइड से पकड़ा हुआ है तो वो सीरीज नहीं, वो पैरेलल का ही केस होता है। इस केस में भी K इफेक्टिव की वैल्यू K1 प्लस K2 हो जाती है। ठीक है, जब अपोजिट से पकड़ रखा है तो भी वो पैरेलल ही केस कहलाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। अगर अब स्प्रिंग में मैं कट कर दूं, स्प्रिंग को अगर मैं कट कर देता हूं, लेट अस से x टू y के रेशो में, पूरी लेंथ थी L, तो जो नया K आ जाएगा इसका, वो हो जाएगा L इंटू के अपॉन में x। जो नया K आ जाएगा L इंटू के अपॉन में y। जितना काटते हुए इसमें स्प्रिंग में बढ़ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है कि स्प्रिंग के मैंने n हिस्से कर दिए, तो जो नया K आ जाएगा वो आ जाएगा n टाइम्स ऑफ K, और ये n हिस्सों को मैंने वापस से पैरेलल में जोड़ दिया, तो फिर जो नया K डबल डैश आ जाएगा वो n स्क्वायर K आ जाएगा, जो कि n के ऐड होगा, n स्क्वायर K हो जाएगा। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ स्प्रिंग। एक और क्वेश्चन आ जाता है स्प्रिंग में लास्ट, ये क्या था, स्प्लिटिंग का क्वेश्चन स्प्रिंग की। फिर आता है कटिंग वाला क्वेश्चन। कटिंग वाला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, कटिंग वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे स्प्रिंग को मैं कट कर दूं, मास m1 m2 है लेट से, ठीक है, अगर लेट से मैंने यहाँ नीचे स्प्रिंग बना लेते हैं, तो यहाँ पे अभी टेंशन है m1 प्लस m2g, यहाँ पे टेंशन है कितनी होगी स्प्रिंग में, m2g है इसमें टेंशन। अगर मैं इसको कट कर दूं स्प्रिंग को, अगर मैं इसको कट कर देता हूं, अगर यहां मैंने स्प्रिंग कट कर दी, तो ऑन स्पॉट, जो ऑन स्पॉट होता है इस टेंशन पे, जो यहां पर, या इसको भी हम इधर भी स्प्रिंग ले लेते हैं चलो समझने के लिए, यहां पे टेंशन में फर्क नहीं आता। स्प्रिंग में टेंशन सेम ही रहती है, m1 प्लस m2g रहती है। स्प्रिंग में सडन चेंज नहीं होता बेटा, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे g हो जाएगा, ये काटा झटके से तो ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा फोर्स जो कट करा है अपॉन में मास। क्या कट हो गया, ये कट हो गया m2g अपॉन में मास m1, ये इसका एक्सेलरेशन आ जाता है। लास्ट सवाल, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, स्प्रिंग है, अगर इक्विलिब्रियम पर है तो टेंशन
बराबर mg, फोर्स लिखते हैं kx के बराबर, तो x एट इक्विलिब्रियम हो जाता है mg/k। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए जो स्प्रिंग में आ सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। थैंक यू। समझ में आया बेटा कैसे करा हमने ये पूरा के पूरे क्वेश्चंस? बहुत सारे केसेस थे एनएलएम में, हमने सारे केसेस पढ़ लिए। ठीक है, हमने प्रॉपर स्टार्टिंग थियरी फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ देखा, बॉल वॉल वाले क्वेश्चन देखे, सिंपल टेंशन नॉर्मल वाले देखे, सूडो फोर्स देखे, हमने सारे केसेस देख लिए सूडो फोर्स के, पुश एंड पुल वाले देखे, फिर कैसे कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, कैसे टेंशन नॉर्मल्स निकालते हैं इंक्लाइन पे, सारे देखे, कंस्टेंट मोशन पूरा देखा हमने, एटवुड मशीन के सारे केसेस देखे जितने बन सकते हैं, वेरिएबल मास मास और स्प्रिंग के सारे केसेस करे हमने। समझ में आया बच्चा? पता पूरा क्लियर है? आपको ये पूरा याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था कि सर हाँ याद आ रहा है? इज इट हेल्पफुल? इससे मतलब आप इससे शॉर्ट नोट्स और प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन, सारे के सारे हमने कवर करे, सब कुछ मैं कवर कर रहा हूं प्रॉपरली।